बाद गांधी जी ना मुलाकात हुई और जिना गांधी से मिलने के बाद उनके आश्रम से बाहर निकले कई घंटे की बातचीत के बाद, तो बहुत से सहाफ़ी खड़े थे वहाँ, मुल्की गैर मुल्की। उन्होंने नतीजा पूछा तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि बातचीत नाकाम हो गई। उन्होंने पूछा कि दोबारा कोई उम्मीद है जिना से, ये पूछा गया कि दोबारा महात्मा से मिलने की कोई उम्मीद है आपकी, तो उन्होंने कहा कि आई हैड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू महात्मा, बट ही सेड दैट ही हैज टू वेट फॉर हिज इनर वॉइस टू सी मी अगेन, एंड आई टोल्ड हिम that it means that we will not meet again because I have no admission to your inner chamber. बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिससे पता चलता है कि उनमें मज़ा का एक बहुत अंसर भी था और वो किसी की शख्सियत से मरूब भी नहीं होते थे। मसलन एक वाक़या है कि जब वो इब्तदाई ज़माने में वकालत करते थे तो एक अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और जब वो दलाइल दे रहे थे तो मजिस्ट्रेट ने सुनते हुए कहा रबिश। फिर उन्होंने जब मज़ीद दलाइल दिए फिर उसने कहा रबिश। जब तीसरी बार उसने रबिश कहा तो जिन्ना साहब ने उससे मुखातिब होकर कहा कि माई लॉर्ड सिस नथिंग बट रबिश इज कमिंग फ्रॉम योर माउथ। तो एक बहुत ही उससे अंदाज़ा होता है कि उनमें एक यानी ह्यूमर भी था और साथ ही साथ उसमें ज़रूरत भी थी कि मजिस्ट्रेट के सामने ऐसी बात कर सकें। वो हैदराबाद दक्कन से ट्रेन में गुजर रहे थे, कहीं आगे तशरीफ ले जा रहे थे, तो वो उनका सेक्रेटरी, वो उनके लिए खास वो कंपार्टमेंट जो बुक किया जाता था, तो सेक्रेटरी जो है वो दूसरे कंपार्टमेंट से आया और उसने कहा कि जनाब वो हैदराबाद की फलां साहब जो है वजीर आजम जो है वो मिलने के लिए तशरीफ लाए हैं। तो इतनी बड़ी रियासत के वजीर आजम के आने से जिन्ना साहब जो है वो ये नहीं हुआ कि फौरन उठे और कहें कि भाई कहाँ है वो। उन्होंने पूछा कि क्या उनसे मुलाकात जो है वो प्रोग्राम में शामिल है। उसने कहा वो तो शामिल नहीं है। तो जिन्ना उठे, रेल गाड़ी के डिब्बे का उन्होंने खिड़की का दरवाजा खोला, हाथ बाहर निकाला और हाथ मिलाया उन शख्सियत से और कहा कि वेरी नाइस ऑफ यू, यानी आपके आने का शुक्रिया, और वापस आके बैठ गए। अब इसमें आप डिसिप्लिन देखें, एक शख्सियत का कंपोज्ड होना और डिसिप्लिन होना वो जाहिर करता है। तो मुझे ये वाकया, अगरचे और बहुत से वाकयात हैं उनकी जिंदगी के जो हॉन्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये वाकया। जिन्ना साहब अमली सियासतदान थे और अवाम की नफ्स पर हाथ रखते थे। उनकी सियासी मसलियत को कुछ मुर्रखीन उनके सियासी फलसफे और अमली सियासत में तजाद भी समझते हैं, मगर वो जानते थे कि सियासत की जड़ें बहरहाल अवाम के जज्बात ही में पैवस्त होती हैं। जिन्ना साहब की जो 1940 से लेकर 47 तक की सियासत थी उसमें इमोशनलिज्म बहुत ज़्यादा था। जब मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना था तो उन्होंने ये फैसला किया कि इसकी उनको ज़रूरत होगी। एक बहुत दिलचस्प वाक़या इस ज़माने का ये है कि सन 42 में एमएन रॉय, जिसने लेनिन के साथ भी काम किया था मॉस्को में सोवियत रेवोल्यूशन के लिए, उसकी पार्टी थी रेडिकल ह्यूमनिस्ट। तो सन 42 में उसने जिन्ना साहब को अप्रोच किया और कहा कि कांग्रेस तो अब जेल जा चुकी है, हम ये समझते हैं कि मैं और आप यानी एमएन रॉय और जिन्ना साहब मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं जो सेकुलर पार्टी होगी और कांग्रेस को काउंटर करेगी और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी। जिन्ना साहब का जवाब था कि रॉय, इट वुड नॉट वर्क, यू हैव टू बी ए हिंदू or a Mohammedan to succeed in politics. I had to play a Muslim card to succeed in politics. तो जिन्ना साहब ने ये फैसला कर लिया था कि बगैर उसके सक्सेस नामुमकिन है। गवर्नर जनरल बनने के बाद जब जिन्ना साहब पाकिस्तान में आए हैं तो उस वक्त कुछ ऐसी बातें उनकी शख्सियत से हुई हैं कि जिसका पाकिस्तान की सियासत पर बहुत असर पड़ा। मसलन गवर्नर जनरल की हैसियत से उन्होंने ये कहा कि मैं कोई रबर स्टैम्प गवर्नर जनरल बनना नहीं चाहता, इसलिए कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती थी उसकी सदारत भी वही करते थे। हालांकि उसूलन लियाकत अली खां को जो वज़ीर आज़म थे उनको करना चाहिए था। कैबिनेट के वज़ीर जो थे उनका इंतखाब भी वही करते थे, हालांकि ये काम भी वज़ीर आज़म का था। और फिर जो एक मैं समझता हूँ उनसे बड़ी गलती हुई है
وہ سرحد کی اسمبلی کو توڑنا ہے، کیونکہ سرحد کی اسمبلی میں اس وقت خان صاحب کی حکومت تھی جو کانگریس سے جن کا تعلق تھا، تو اس کو توڑ کے اور ایک یعنی مسلم لیگ کی حکومت کو وہاں قائم کرنا یہ بہت بڑی غلطی تھی، اور ایک لحاظ سے اس کے لیے انہوں نے 1935 کے ایکٹ میں خاص طور سے یہ اختیار دیا تھا کہ گورنر جنرل جو ہے اسمبلی توڑ سکتا ہے۔ بہار میں اتنے فسادات ہوئے جی، کوئی اس زمانے کے لحاظ سے کوئی کہا جاتا ہے کہ 35,000 لوگ مارے گئے، عورتیں کنویں میں یعنی اپنے آپ کو کنویں میں چھلانگ لگا دیا، پانی میں چھلانگ لگے گا تاکہ ان کی عصمت دری نہ ہو، اور پھر گڑھ مکتیشور میں یو پی میں جہاں ہندوؤں کا میلہ ہوتا ہے وہاں بھی عام سے میسیکر ہوا مسلمانوں کا، لیکن وہ کبھی اپنے جذبات کو ہر وقت اپنے قابو میں رکھے، جذبات سے باہر نہ رکھے، باہر نہ ہونے دیے، اور ہر وقت یہی تلقین کی صبر کیجئے اور اس کا بدلہ نہ لیجئے، اور آپ مسلمان ہی اسی اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اسی جذبہ انتقام کی روح میں یا ویو میں اس میں نہ بہہ جائیں اسی۔ اور لاہور میں بھی 30 اور 31 اکتوبر 1947 کو جو انہوں نے یونیورسٹی گراؤنڈز میں تقریر کی، اس میں بار بار یہی کہا کہ مائنارٹیز کا اسی خیال رکھیں، مائنارٹیز کو اسی جنرسلی بیہیو کریں، ان کے ساتھ کوئی انتخاب نہ لیں کہ مائنارٹیز کا اسی خیال رکھیں، مائنارٹیز کو اسی جنرسلی بیہیو کریں۔